गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कल भी हमने डिस्कशन किया था कि कैसे सरकार ने टेलीग्राम के ऊपर टेम्परेरी बैन लगा रखा है जब तक नीट का पेपर यहाँ पे नहीं हो जाता। अब ये मुद्दा जो है दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनली यहाँ पर अपना जो डिसीजन है वो दे दिया है। एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है कि देखो, जो सरकार ने टेलीग्राम को टेम्परेरी बैन किया है ना, वो अपने आप में सही है। सरकार के पास सेक्शन 69 है आईटी एक्ट का, और इसके माध्यम से वो यहाँ पर पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। और अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है, वहाँ पर ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। क्योंकि आप लोग नोटिस करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे, बच्चों को नकली पेपर बेच रहे थे, बोल रहे थे कि ये री नीट के पेपर में आएगा। तो इस चक्कर में बहुत सारी इस तरह की फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही थी। यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये भी माना कि बहुत सारे कोशिशें करी गई थी कि अलग अलग चैनल्स को यहाँ पे ब्लॉक करवाया जा पाए, पर देखा गया कि वो स्टेप्स उतने ज़्यादा कारगर नहीं हो पाए या फिर उनको यहाँ पे टेक डाउन नहीं किया जा पाया। और इसी वजह से यहाँ पर ये जो स्टेप लिया गया है सेंटर के द्वारा, ये बिल्कुल सही है, राइट। और जो आईटी एक्ट के अंतर्गत वर्ड आता है ना, इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन वर्ड के अंदर आपके सॉफ्टवेयर, आपके प्रोग्राम्स यानी कि टेलीग्राम भी उसी में इंक्लूडेड है। तो इसके लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा ये स्टेप लेना ये बिल्कुल गलत नहीं है। ऐसा यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। अब दोस्तों, कल एग्जाम होगा, लेट्स होप कि सब बिल्कुल सही ढंग से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कल हमारा योग डे भी है। आप लोग जानते हैं कल 21 जून है, तो देश भर के अंदर बहुत ज़ोरों शोरों से इसकी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे चल रही हैं। इसी बीच के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फुटपाथ पे चलना एक फंडामेंटल राइट है। देखो, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ रखे हैं, तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इट इज़ अंडर आर्टिकल 19। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों। देखो, एक्चुअली पता क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले एक बच्चा था, वो बच्चा सड़क पे चल रहा था, एक तेज़ी से चलने वाली गाड़ी आई और उस बच्चे को कुचल के चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि यार देखो, सड़क सबके लिए है, उसमें वो लोग जो गाड़ी के माध्यम से चलते हैं वो तो है ही है, पर जो आम लोग हैं, जो फुटपाथ पे चलना है या जिनको चलने की, जो चल चल के जाते हैं, तो उनकी हमें सेफ्टी का भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि देखो यार, जैसे जैसे तरक्की हुई है ना देश की या दुनिया के अंदर, तो हमने नोटिस किया है कि गाड़ियों के लिए सड़कें तो बनती रहीं, पर जो चलने वाले लोग हैं ना, उनका किसी ने ध्यान नहीं रखा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ों को हमें यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करवाना पड़ेगा। और क्योंकि आम जनता आराम से बिना किसी डर के चल पाए, ये चीज़ें इंश्योर करवानी हमें पड़ेंगी। और इसीलिए यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल 19 के अंतर्गत वॉकिंग ऑन फुटपाथ एक फंडामेंटल राइट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पे बल्कि सेंटर को बोला भी गया है कि आप इसके लिए यहाँ पे एक कानून जो है यहाँ पे पास करिए। बाकी अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 में बिल्कुल बहुत सारी बातें हो रखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम देश के किसी भी हिस्से में यहाँ पे जा सकते हैं। ऑल द सिटीजन्स हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर वहाँ पे उनके पास चलने के लिए ही सेफ जगह नहीं होगी, तो कैसे वो मूव करेंगे थ्रू आउट द टेरिटरी, ठीक है ना। तो बाकी आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c) सबके अंतर्गत यहाँ पे जो इनडायरेक्टली जो वॉकिंग ऑन फुटपाथ है, वो फंडामेंटल राइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको इसको भी याद रखना है। दोस्तों, डेट है आज की 20 जून 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी टीम के द्वारा जो प्रतिज्ञा दिवस ऑफर्स रन किए जाते हैं, उनको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। अब इसके माध्यम से आपको 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर कोर्सेज बहुत ही कम दाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और इन सभी का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है तृष्णा सैटेलाइट के बारे में। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, तृष्णा स्टैंड्स फॉर थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये है आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। आप लोग समझते हो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब, यहाँ पर हम अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे, अर्थ में किस एरिया में कितना टेम्परेचर है, वो हमारे सारी जानकारी पता लगती रहेगी। और उस बेसिस के ऊपर
हम अपने एग्रीकल्चर के ऊपर खास ध्यान दे सकते हैं इस पर्टिकुलर तृष्णा सैटेलाइट के माध्यम से। क्यों? क्योंकि हमें पता लग पाएगा कहाँ पर सूखा पड़ने वाला है, राइट? ग्लेशियर कितने मेल्ट हो रहे हैं, अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स पे कितना वाटर स्ट्रेस है, ये हर एक चीज़ हमें यहाँ पे बताएगा। अब ये जो सैटेलाइट है ना, इसके लिए दो देश साथ में आए हैं, वो है इंडिया और फ्रांस। भारत की तरफ से आपको इसरो देखने को मिल जाएगा और फ्रांस की तरफ से आपका जो CNES है, वहाँ की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है, सेंटर नेशनल, ये जो आपका नाम है CNES। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर भारत और फ्रांस मिलकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो पॉइंट पता क्या है, कुछ चीज़ें भारत यहाँ पे दे रहा है, इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ चीज़ों में कंट्रीब्यूशन आपके फ्रांस का है। जैसे अगर मैं बात करूँ इसरो की, तो इसरो ना पेलोड जो है VNIR SWIR, व्हाट डज इट मीन? देखो यहाँ पर V का मतलब है विजिबल, NI का मतलब है नियर इंफ्रारेड, SW का मतलब है शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। तो एक्चुअली ये जो सेंसर्स होते हैं ना, इसरो विजिबल, नियर इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड जो सेंसर्स है वो यहाँ पे बना रहा है। अब इस पेलोड के माध्यम से कहाँ पर कितनी खेती है, कहाँ पर वेजिटेशन कैसी है, क्रॉप असेसमेंट कैसी है, उनकी सिचुएशन वहाँ पे कैसी है, सरफेस से कितना रिफ्लेक्ट हो रही है जो हीट वगैरह हो गया या फिर आपके जो सनलाइट है, वो हर एक चीज़ यहाँ पे इसरो यहाँ पे बनाया। इसके अलावा जो लॉन्च होगा ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है, ये भी इंडिया के जो PSLV है उसी के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल है। फिर सर फ्रांस का क्या रोल है? फ्रांस का है TIR प्रेलोड के कॉन्टेक्स्ट में। TIR का मतलब क्या है यहाँ पे? थर्मल इंफ्रारेड। यहाँ पर जो फ्रांस का द्वारा पेलोड डेवलप किया जा रहा है, इसके माध्यम से धरती का कितना टेम्परेचर है, ठीक है, कितना अवेपो ट्रांसपिरेशन हुआ, कितना वाटर स्ट्रेस है, ये हर एक चीज़ हमें यहाँ पे पता लगती रहेगी। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि दोनों देश साथ में मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे ताकि वाटर स्ट्रेस को, क्रॉप हेल्थ को, इरिगेशन की एफिशिएंसी कैसी है, कहाँ सूखा पड़ रहा है, या हर एक चीज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो आपका सैटेलाइट होगा, ये 760 किलोमीटर की एल्टीट्यूड, जो कि आप सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर इसकी 5 साल की यहाँ पे लाइफ रहेगी और इस माध्यम से हम अपने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। हमारे पॉलिसी मेकर्स को अलग अलग फैसले लेने के अंदर यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो सैटेलाइट है ये अगले साल 2027 के अंदर यहाँ पे लॉन्च की जाएगी। तो दोनों देश यहाँ पर मिलकर इस सैटेलाइट को डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक बिल्कुल एक बेसिक छोटा सा ही टॉपिक है, दैट इज भारत बिल्डकॉन 2026। देखो एक्चुअली पता क्या होता है, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ PIB में आती हैं, तो जो उनमें से रेलेवेंट न्यूज़ होती है ना एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो मैं यहाँ पे आपको प्रीलिम बूस्टर के अंदर कवर करवा देता हूँ। कि बच्चों का डाउट था कि सर PIB का कवर होता है या नहीं होता। देखो PIB न्यूज़ बहुत सारी होती हैं, जो एग्जाम रेलेवेंट PIB न्यूज़ होती हैं वो बिल्कुल आपके प्रीलिम बूस्टर में कवर हो जाती हैं। अब भारत बिल्डकॉन है क्या? देखो भारत बिल्डकॉन, पहली तो बात आप समझना, ये एक एग्जीबिशन है। यहाँ पर अलग अलग देशों के लोग आए और जो भी कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर में काम करते हैं उनको चीजों को यहाँ पे शोकेस किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर आपके सिरेमिक्स, स्टोन, सीमेंट, स्टील, हार्डवेयर, प्लाईवुड, लैमिनेट्स, पेंट, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इन अलग अलग प्रकार के जो बिल्डिंग मटेरियल वाली चीज़ें होती है ना, उनके अंदर क्या क्या नई नई इनोवेशंस हो रही हैं वो सारी यहाँ पे शोकेस करी गई। अब यहाँ पर लगभग 90 से भी ज़्यादा देशों के जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। भारत की 100 शहरों के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो इसके माध्यम से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन कहाँ तक पहुँचा है, हमारे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज में कहाँ पर हम मॉडर्नाइजेशन हम लेकर आए हैं, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल हम यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ यहाँ पे शोकेस करी गई। अब इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और यहाँ पर आपको कैप एक्सेल, ठीक है ना, द केमिकल एंड अलाइड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये दरअसल में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये जो पूरा एग्जीबिशन था यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया एट द यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, न्यू दिल्ली। तो दुनिया भर के लोग यहाँ पे साथ में आए ताकि हम समझ पाएँ कि बिल्डिंग मटीरियल इंडस्ट्री कहाँ पे जा रही है, उसी को बोलते हैं भारत बिल्डकॉन 2026। नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक हमारे सामने है दोस्तों, शी बॉक्स 2.0 पोर्टल। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो आप लोगों को पता होगा हमारे पास एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। इनकी एक बहुत ही फेमस स्कीम है दैट इज मिशन शक्ति।
ठीक है ना। ये मिशन शक्ति फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार काम करती है मिशन शक्ति स्कीम जो है। इस मिशन शक्ति के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है आपका संभाल और दूसरा है आपका यहाँ पे सामर्थ्य। राइट। संभाल की जब मैं बात करता हूँ, ये डील करता है वुमेन की सिक्योरिटी के साथ, सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ। सामर्थ्य की बात करता हूँ, ये बात करता है आपकी एम्पावरमेंट के साथ, महिलाओं की एम्पावरमेंट। अब अलग अलग स्कीम्स यहाँ पे दोनों के अंतर्गत यहाँ पे रन की जाती हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं। तो इसी संभाल जो है ना, सिक्योरिटी के लिए, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए है, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी आ जाएगा। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आता है आपका शी बॉक्स पोर्टल। क्या है ये शी बॉक्स पोर्टल, जो कि यहाँ पे आपका मिशन शक्ति के संभाल कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। देखो यहाँ पर ना बात होती है आपकी सेक्सुअल हरासमेंट की। अब आप लोगों ने अपने अलग अलग टॉपिक्स पढ़े हैं, अपने स्टैटिक पोर्शन को आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने ना कभी चाहे पॉलिटी के अंदर हो गया, आप लोगों ने विशाखा गाइडलाइंस के बारे में सुना होगा। ये विशाखा गाइडलाइन ना दरअसल में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, अगर आपको याद हो। 1997 का ये केस है विशाखा गाइडलाइंस का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि कैसे महिलाओं को जो सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे देखने को मिलता है, उसके लिए क्या क्या हमारे पास तरीके हो सकते हैं उसको रोकने के लिए। आगे जाके सरकार ने 2013 के अंदर एक्ट बनाया, जिसको हम लोग जानते हैं पॉश एक्ट के नाम से, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। याद है सभी को। अब मान लो किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, अब वो कहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट कर सकती है? देखो, एक तो इंटरनली वो अपनी कंपनी के अंदर कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपका एक नेशनल पोर्टल बनाया गया है शी बॉक्स। कोई भी महिला, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो, वो इस पोर्टल पे जाके कंप्लेंट कर सकती है अगर उसको सेक्सुअल हरासमेंट उसको फेस हुआ है। अब अब यहां से कंप्लेंट आ गई। अब एक होगा कि मान लो उनकी कंपनी के अंदर ही इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है वो बनी हुई है, तो उसको यहाँ पे कंप्लेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी। या फिर मान लो कोई ऐसी कंपनी जहाँ पे 10 से कम एम्प्लॉयज हैं, वहां पर ना उन कंपनी में तो कमेटी नहीं होती, उस डिस्ट्रिक्ट में आपकी कमेटी होती है, लोकल कमेटी। तो लोकल कमेटी के पास यहाँ पे कंप्लेंट चली जाएगी। समझ रहे हो? तो उस बेसिस के ऊपर महिला की जो शिकायत का निपटारा है, जो ऑनलाइन निवास रिड्रेसल है, वो यहाँ पे अच्छे से हो पाएगा। उसके लिए पोर्टल बनाया गया है शी बॉक्स पोर्टल। ये पोर्टल किसने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ही यहाँ पे इसको बनाया है। सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप आराम से अपना जो भी शिकायत है वो यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। उनको ट्रैक वगैरह करना यहाँ पे काफ़ी आसान होता है। प्लस ये आपका 22 लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। तो कोई भी महिला जिसको कोई भी भाषा आती है, वो आराम से इस पर्टिकुलर पोर्टल का इस्तेमाल कर सकती है। कोई डर नहीं होना चाहिए महिला को अपनी जो बात है आगे रखने का, क्योंकि ऑनलाइन आराम से अपने इंसिडेंट्स को यहाँ पे रिपोर्ट किया जा सकता है। तो ये है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट के लिए यहाँ पे शी बॉक्स पोर्टल जो यहाँ पे बनाया गया है। अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पे इसका 2.0 वर्जन यहाँ पे देखने को मिला। अब ये 2.0 क्या है? एक्चुअली पता क्या है, ये जो पोर्टल है ना, इसको पहले से हमने बेहतर बना दिया है। इस पोर्टल के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स कर दी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पहले ट्रैकिंग थोड़ी दिक्कत होती थी कि यार शिकायत कहाँ तक पहुंची, तो वो ट्रैकिंग ऑनलाइन अब बहुत आसान कर दी गई है। जो डिले होता था, पेंडेंसी रहती थी बहुत ज़्यादा, उसको हमने कम करने की यहाँ पे कोशिश करी है। ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव कर दी है। ठीक है ना। तो ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में मॉनिटरिंग को हमने यहाँ पे आसान बना दिया है इस पोर्टल के अपडेशन के माध्यम से। तो ये है आपका शी बॉक्स 2.0 पोर्टल। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी। अब इसको जरा समझना कि आखिर ये मुद्दा क्या है स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी का। देखो, जैसे आप लोगों ने बीज देखे होंगे, फसलों के बीज होते हैं। अब अगर मैं एक काम करूं, मैंने एक अच्छी टेक्नोलॉजी से पता क्या किया, इस बीज की ना कोटिंग बना दी। कोटिंग मतलब समझते हो? कोटिंग होती है एक लेयर। इस बीज को मैंने कवरिंग कर दी है, आप ऐसा समझ लो। किस चीज के साथ? बायोपॉलीमर के साथ। एक सीड के बाहर एक लेयर लगा दी बायोपॉलीमर की। अब ये जो बायोपॉलीमर बेस्ड जो लेयर है ना, ये बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है। और हमने ऐसा देखा कि ये लेयर लगाने के साथ फायदा पता क्या हुआ? जो बीज है वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया हमारा सीड। ये जल्दी जर्मिनेट करने लग गया, इसकी जड़ें, इसकी जो रूट होती हैं वो मजबूत होगी। तो इस सबसे फायदा क्या हुआ? हमारी जो क्रॉप है
वो ज़्यादा शानदार हुई, वो टूटी नहीं, वो खराब नहीं हुई। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? भाई जब इतना सारा काम हो गया, तो आपकी यील्ड बढ़ेगी, आपका टोटल आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। तो दरअसल में हमारा जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, ठीक है ना, हैदराबाद, इसके द्वारा ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसका नाम है स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी। अब इसके माध्यम से यही है कि आपकी एक प्रोटेक्टिव बायोपॉलीमर लेयर यहाँ पे लग जाएगी सीड्स के आसपास, जिससे उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो पाएगी, जर्मिनेशन बेहतर हो पाएगी और स्ट्रेस को सहने की क्षमता, टॉलरेंस करने की क्षमता वो बेटर हो पाएगी। तो एक मल्टी फंक्शनल कोटिंग इस तरह से डिज़ाइन इनके द्वारा की गई है। तो इस तरह से ये जो कोटिंग है ये माइक्रोब्स के लिए अच्छी है, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये सारे इसको यहाँ पे मिलते रहेंगे और वो फसल यहाँ पे अच्छी बन के निकल के आएगी, जर्मिनेशन यहाँ पे स्ट्रांग होगा। विगोर, विगोर मतलब होता है उसकी स्ट्रेंथ, वो सीडलिंग की स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे पहले से बेहतर हो पाएगी। बाकी इसके अलावा सूखे के लिए टॉलरेंट होना बेटर हो पाएगा, उसको बीमारियां कम लगेंगी, पेस्ट वगैरह का भी अटैक अगर होगा तो उसको वो सहन कर लेगा। तो डेफिनेटली इस कोटिंग का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये बायोपॉलीमर जो आपकी बेस्ड कोटिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे डिज़ाइन करी गई है। तो इसका फ़ायदा यही है कि आप नोटिस कर पाओगे कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बारिश होती है, मतलब जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाया, जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं पहुँची, वो बारिश के ऊपर यहाँ पे निर्भर है पानी के लिए, तो उनको भी फ़ायदा हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो कोटिंग है, ये सक्षम है अपने सूखे को सहने के लिए। मल्टीपल क्रॉप्स के लिए ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी ऐसा देखा गया है कि जैसे ग्राउंडनट और सोयाबीन के अंदर ना, इसने लगभग 30% ज़्यादा यील्ड दी पहले के मुकाबले। बाकी और अलग-अलग एरियाज़ के अंदर ट्रायल्स हुए, वहाँ पता लगा कि 12 से 37% जो प्रोडक्टिविटी है, वो यहाँ पे बेहतर हुई है। तो डेफ़िनिटली बहुत ही फ़ायदेमंद आपको ये कोटिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। तो दीज़ आर द बेनिफिट्स। आगे आएँगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल। सबसे पहले तो देखो आप सबको हाइड्रोजन के अलग-अलग प्रकार के बारे में पता होगा। वैसे तो देखो बहुत सारे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होती है, पर 3 पॉपुलर टाइप ऑफ हाइड्रोजन आपको पता होगा। एक होती है ग्रे हाइड्रोजन। जब मैं बात करता हूँ ना ग्रे हाइड्रोजन की, तो ये जो ग्रे हाइड्रोजन है, ये दरअसल में फॉसिल फ्यूल से यहाँ पे प्रोड्यूस करी जाती है। कैसे? आपकी जो नेचुरल गैस होती है उसको रिफॉर्म करके या फिर कोल गैसिफिकेशन के प्रोसेस से। अब दिक्कत पता क्या है? यहाँ पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ, आपने उनको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में यहाँ पे उनको रिलीज कर दिया। तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक होती है। ब्लू हाइड्रोजन में भी कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है, बट इसमें टेक्नोलॉजी आ जाती है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज या फिर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। अब इसमें क्या होगा? जो भी आपने कार्बन एमिशन जनरेट किया, उसको आप कैप्चर कर लोगे, उसको आप स्टोर कर लोगे। प्रोसेस वही है, बनेगी तो फॉसिल फ्यूल से ही, बस कार्बन को आपने डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं किया, रादर देन उसको कैप्चर कर लिया और उसको स्टोर कर लिया। ये पहले के मुकाबले बेटर हो जाती है। ऐसे ही आपकी आती है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में पता क्या होता है? आपका पानी होता है, आपका वाटर, इसको आप इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से इसको तोड़ते हो। किसमें तोड़ते हो? हाइड्रोजन और अपने ऑक्सीजन के अंदर। तो पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से या फिर सोलर का इस्तेमाल करके या विंड का इस्तेमाल करके, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो इसका फ़ायदा यही है कि ये अच्छी है क्योंकि इसमें कार्बन मिशन लगभग ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आप रिन्यूएबल एनर्जी को ही यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो। इसका फ़ायदा ये होता है ग्रीन हाइड्रोजन का। समझ रहे हो? तो हमने इस ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए 2023 के अंदर एक मिशन स्टार्ट किया था, नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ का हमने यहाँ पे पैसा हमने इसमें दिया और इसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे इसको रन कर रहा है। अब इसके कुछ टारगेट्स हैं। 2030 तक हमें 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन यहाँ पे कैपेसिटी यहाँ पे एस्टेब्लिश करनी है। 125 गीगावाट हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी यहाँ पे होनी चाहिए। 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे इन द ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर और इसके माध्यम से 6 लाख नौकरियां हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। और क्योंकि देखो ग्रीन हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करेगी धीरे धीरे करके, तो 1 लाख करोड़ का कम फॉसिल फ्यूल हमें यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा हर साल, ऐसा हमारा यहाँ पे टारगेट है। एंड लगभग 50 मिलियन मेट्रिक टन का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हम यहाँ पे हर साल अवॉइड कर पाएंगे। ये कुछ टारगेट्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के। तो अभी क्या हुआ है? अभी हमने यहाँ पे एक पोर्टल बनाया है, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल, जिसके माध्यम से क्या होगा कि कहाँ कहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रॉपरली बन रही है, उसको सही ढंग से सर्टिफाई करना। क्योंकि देखो आप बोल सकते हो कि हम ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं, पर उसका सर्टिफिकेशन भी तो होना चाहिए कि वाकई में ग्रीन हाइड्रोजन है। तो उसको इंश्योर करने के लिए
उसको वेरीफाई करने के लिए ये जो पोर्टल है हमारी हेल्प करेगा। प्रोड्यूसर्स को यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो भी मीट करनी होगी स्कीम के अंतर्गत, वो यहाँ पे वो इस पोर्टल का इस्तेमाल करके वो हेल्प होगी उस चीज़ के अंदर। इसके अलावा एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बन जाएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को मॉनिटर करने के लिए, उसको रिपोर्ट उसकी वेरीफाई करने के लिए, एंड इस बेसिस के ऊपर इसकी जो मार्केट है ग्रीन हाइड्रोजन की वो भी अच्छे से यहाँ पे डेवलप हो पाएगी, राइट। तो ये सारा काम यहाँ पे किया गया है। बाकी इसकी जो नोडल अथॉरिटी है वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। वो यहाँ पे इन चीज़ों को वेरीफाई और सर्टिफाई यहाँ पे करती है। तो ये अभी रिसेंटली यहाँ पे पोर्टल बनाया गया है ताकि कंप्लायंस यहाँ पे बेहतर हो पाए ग्रीन हाइड्रोजन के रिगार्डिंग। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज एक्साइज कॉन्क्वेस्ट 2026। दरअसल में पता क्या है, ये एक एनुअल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, प्लीज समझना। एक्चुअली पता क्या है, कॉन्क्वेस्ट ना दरअसल में 2003 में एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी। उस टाइम मंगोलिया और यूएसए के बीच में ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, बट समय के साथ और देश ऐड ऑन होते रहे, तो पहले जो बायलैटरल एक्सरसाइज थी वो धीरे धीरे करके मल्टीलैटरल यहाँ पे बनती रही। तो इस तरह से हर साल ये एक्सरसाइज होती है और इस साल इसका 23वां एडिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो लगभग इस बार 20 से भी ज़्यादा देश जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनमें एक देश भारत भी है। भारतीय आर्मी का जो कंटिजेंट है वो यहाँ पर मंगोलिया गया है पार्टिसिपेट करने के लिए। आज से ये एक्सरसाइज स्टार्ट होगी और 3 जुलाई तक ये एक्सरसाइज यहाँ पे चलेगी। भारत की अगर बात करें तो भारत के जो जाट रेजिमेंट है वहाँ से आपका 40 मेंबर कंटिजेंट यहाँ पे मंगोलिया पार्टिसिपेट करने यहाँ पे गया है। एंड इसमें सारे अलग अलग देश साथ में मिलकर काम करेंगे, पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए अपनी आर्म फोर्सेस को यहाँ पे तैयार करेंगे, जैसा यूएन चार्टर में यहाँ पे लिखा गया है। तो अलग अलग चीज़ें हो गया, जैसे आपके चेक पॉइंट्स के एस्टेब्लिशमेंट हो गया, पेट्रोलिंग, सिविलियन एवैक्यूएशन हो गया, ठीक है ना। जैसे कई बार कई जगह के ऊपर आम लोगों को पकड़ लिया जाता है किसी ने, या फिर कहीं पर बॉम्ब की हो गया, तो इस तरह से आईईडी ड्रिल्स हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, फर्स्ट एड वाली ड्रिल्स हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करी जाएंगी मंगोलिया के अंदर। तो ये थोड़ा सा आपकी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट बन जाती है और इसीलिए हमें इसके बारे में यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ पे सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में। तो मैंने आपको बताया था वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में, उसके हेडक्वार्टर्स भी बताए थे। ये दरअसल में आपको लंदन यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलते हैं, ना कि पेरिस फ्रांस के अंदर, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करें, देखो बाकी सब बातें तो ठीक है, पर क्या ये ट्वाइस अ ईयर पब्लिश की जाती हैं? नहीं, ये हर साल होती है, एनुअल, और इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट रहेगा। फिर एक्साइज पिच ब्लैक की बात करें तो यहाँ हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है एक्साइज पिच ब्लैक, ये आपकी बाइनियल, ऑस्ट्रेलिया में डिस्कस किया था ना कि ऑस्ट्रेलिया में होती है पिच ब्लैक की, बिल्कुल डार्क अंधेरे में। तो हर 2 साल बाद होती है, ना कि हर साल। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हम यहाँ पे एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट होगा, राइट। तो इसी तरह से आप सब लोग भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।